हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 22 ऑफ जुलाई और 22 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और वीडियो पूरा देखें। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हरियाणा सरकार के ऊपर। क्या है दोस्तों, देखो ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा होती है हरियाणा में हर साल ये यात्रा होती है और ये 3 टेम्पलों को कवर करती है। कहाँ पर, एक याद रखना, नू नल्लार, फिरोजपुर, झरका एंड सिंगार। ये है 3 टेम्पल, यहां पर यात्रा इसको कवर करती है यात्रा। अब इस यात्रा में क्या हुआ है ऐसा कि इस यात्रा ये न्यूज़ में क्यों है। देखो क्या हुआ था दोस्तों कि पिछली साल ये यात्रा निकली थी। कौन सी? जल अभिषेक यात्रा जब निकली थी तो इसमें 4 लोगों की डेथ हो गई थी। कितनी? 4 लोगों की डेथ हो गई थी ड्यू टू रिलीजियस टेंशन के कारण ये 4 लोगों की डेथ हो गई थी। मीन्स हिंदू लड़ गए थे, मुस्लिम लड़ गए थे, ये कई सारे डेथ हो गई थी। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि इस साल सरकार ने यात्रा तो कंटिन्यू रखी है पर इसमें 24 आवर के लिए इंटरनेट सर्विसेज और बल्क SMS बैन कर दिया। बैन फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस और बल्क SMS को बैन कर दिया है। समझ में आया मेरी बात को? अब आपको याद रखना है इसके अंदर कि पहले तो ये यात्रा नाम याद रखना है कि आप इसका एक एग्जाम्पल दे सको मेंस क्वेश्चन में कि ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा जो कि 3 पोर्शन रिलीजियस पोर्शन को कवर करती है, 3 टेम्पलों को कवर करती है, रिलीजियस पोर्शन यात्रा है। और वो कौन से? नू नल्लार एंड फिरोजपुर, झिरका एंड सिरपुर, ये टेम्पलों को कवर करती है। और अभी हरियाणा सरकार ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस और बल्क SMS को बैन कर दिया है जिससे कोई भी रिलीजियस कैजुअलिटी ना हो सके, कुछ भी भड़काऊ बयान ना हो सके या लड़ाई ना हो सके दो रिलीजियस कम्युनिटी में। समझ में आ जाती बात को? बस आपको इतना याद रखना है। चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है सबवेंशन स्कीम। सबवेंशन स्कीम क्या होता है दोस्तों? देखो दोस्तों, हमारे भारत में हर एक स्टूडेंट या वीकेंड से पर्सन का सपना होता है कि हमारा खुद का मकान लेना। व्हाट आई मीन्स, हर आदमी का एक सपना होता है कि वो ज़िंदगी में एक मकान जरूर बनवाएगा अपना खुद का। समझ में आया? अब कुछ लोग बाग ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पास तो वो मकान बनवा लेते हैं अच्छा ज़मीन लेके, या जिनके पास कम पैसा होता है तो वो खरीदते हैं फ्लैट। पर आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि जो लोग फ्लैट खरीदते हैं वो बड़े परेशान हैं। कई लोगों को तो पोजीशन मिल जाता है टाइम पर अधिकतर जो 80 और 70% पर्सन जो होते हैं जो फ्लैट खरीदते हैं वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनको टाइम पर पोजीशन नहीं मिलता है। जैसे बिल्डर जो आपको बोलता है कि मैं आपको 2 साल के अंदर फ्लैट अलॉट कर दूंगा, 2 साल नहीं, वो लग जाते हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल। अब इसका एक तोड़ था, मैं आपको बताता हूँ, सबवेंशन स्कीम। इस स्कीम में क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए मैं गया फ्लैट लेने के लिए, मेरी बिल्डर से बात हुई, मैंने फ्लैट बुक कर दिया और 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्लैट मैंने उसको पे कर दिया। देन आफ्टर ये बैंक आएगी, बैंक इसको 80% कॉस्ट ऑफ द फ्लैट पेड करेगी। और देन आफ्टर जब बचा कौन? 10% बचा। जब मेरे को फ्लैट मिल जाएगा, पोजीशन हो जाएगा, मैं आपको रिमेनिंग 10% दे दूंगा। अब इन बिटवीन दिस पीरियड अगर बैंक को जो EMI देगा, जो लोन 80% लोन दिया है वो EMI देगा बिल्डर, ना कि देगा कौन? जो बायर है। कौन देगा? बिल्डर EMI भरेगा बैंक की जब तक वो फ्लैट को पोजीशन नहीं कर देता उसको जो बायर है। समझ में आया मेरी बात को? उसी को बोलते हैं सबवेंशन स्कीम। तो वी कैन इजीली से इट इज अ ट्री पार्टी एग्रीमेंट बिटवीन बायर, बिल्डर एंड बैंक। अब मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। देखो क्या होता है
कि जैसे मैं फ्लैट लेने गया, कोई मल्टी है, कुछ भी नाम रख लीजिए जिसका नाम है ऑरिसन, ठीक है। अब इस मल्टी में क्या है कि इस मल्टी में क्या हुआ कि मैं गया फ्लैट लेने, और फ्लैट लेते ही मैंने बिल्डर से बोला, बिल्डर साहब हमको फ्लैट चाहिए। बिल्डर साहब बड़े खुश, बिल्डर साहब आए, उनने बड़ी अच्छी तरह बताया कि हमारे फ्लैट में ये है, बड़ा अच्छा ईंटें यूज़ करी गई हैं और सीमेंट भी बहुत ही अच्छी कंपनी की यूज़ करी गई हैं, और 200, 500, 1000 साल तक कुछ नहीं होगा, मल्टी को एक कील भी नहीं हिल सकती। आप बड़े खुश। आपने बोला ठीक है भाई साहब बुक कर दीजिए, आप एक फ्लैट 2 BHK का फ्लैट हमारा बुक कर दीजिए। आप बड़े खुश होकर घर गए और 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फ्लैट आपने बिल्डर को दे दिया और पेपर वर्क करा लिए। देन आफ्टर बिल्डर ने बोला आपसे कि आप एक स्कीम सुन लीजिए, सबवेंशन स्कीम। आप ये सुन के आपने 10% दिए हैं कि जो 80% कॉस्ट ऑफ द फ्लैट थी, जो होम लोन लोगे, इसमें बैंक आपको देगी 80% लोन आपके नाम पर जो EMI भरूंगा, जब तक मैं आपको फ्लैट पोर्शन नहीं दे सकता तब तक EMI मैं भरूंगा, बिल्डर खुद भरेगा उसकी EMI लोन की। और जिस दिन आपको फ्लैट में अलॉट कर दूंगा उस दिन EMI आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आपको भरनी पड़ेगी EMI। समझ में आ गया? तो आप बड़े खुश कि यार ये तो अच्छी बात है यार, 10% ही देना पड़ रहा है सिर्फ ओनली, और 80% बैंक दे रही है, और EMI जब तक ये भरेगा तब तक मैं देखते रहूँगा, EMI इसका काम है। अब क्या होता है कि जब आपको फ्लैट मिल गया 2 साल बाद, देन आफ्टर आपको EMI भी भरना है, और जो 10% रिमेनिंग है, 10% रिमेनिंग वो भी आपको बिल्डर को देना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है कि बिल्डर जो होते हैं वो सिर्फ ओनली आपको जो प्रॉमिस किया है कि आपको 2 साल के अंदर पोर्शन दे देंगे, वो करते हैं 4 या 5 साल या 10 साल आप बैठे रहिए। ठीक है, फ्लैट लेने में मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है कि पोर्शन जो टाइम पर देते हैं वो हो नहीं पाता है। दूसरी बात क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो बिल्डर होगा वो 5 या 6 महीने बाद EMI भरना बंद कर देगा। जो आपको लोन दिया है 80% का, जिससे वो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख रहा है, वो EMI भरना बंद कर देगा। देन आफ्टर बैंक आपको नोटिस देना स्टार्ट कर देगी। बैंक बिल्डर को नहीं देगी, बैंक देन आफ्टर गलती के कारण आपको नोटिस देगी कि ये बिल्डर आपकी EMI नहीं भर रहा है लोन की, तो आपको बड़ा बैंक परेशान करेगी। देन आफ्टर आप बिल्डर के पास जाओगे, बिल्डर कहीं गायब हो गया। अब क्या होगा? आप परेशान, आपको परेशान करा जा रहा है, टॉर्चर करा जा रहा है। तो इसी के लिए सरकार ने डिसीजन बताया था, सबवेंशन स्कीम मैंने आपको समझाई है कि वो कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है हमने सबवेंशन स्कीम के जरिए फ्लैट खरीदा है, जिसमें EMI जब तक पोर्शन नहीं हो जाता, EMI कौन भरेगा? बिल्डर भरेगा। तो आपको मैं एक और बता देता हूं कि आजकल बहुत धंधेबाजी, मतलब गलत काम हो रहा है। गलत काम क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि बिल्डर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपको 4 साल में पोर्शन दे दूंगा मैं फ्लैट का, बट 4 साल की जगह 10 साल लेते हैं वो। और EMI जो सबवेंशन स्कीम में जो कि 80% लोन दिया है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी EMI भरने की बिल्डर की है, वो 6 महीने भर के भग जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो सबवेंशन स्कीम याद रखना, रियल एस्टेट के क्वेश्चन में मेंशन करके आ सकते हो आप सबवेंशन स्कीम के बारे में। रियल एस्टेट से कुछ भी बिल्डिंग या रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आती है, हाउस से रिलेटेड या फिर वी कैन से दैट्स अ रियल एस्टेट से रिलेटेड, तो आप सबवेंशन स्कीम के बारे में मेंशन करके आइए। बड़ी अच्छी स्कीम है और आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है एग्रीकल्चर। देखो आप जानते हो हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है, जो अधिकतर एम्प्लॉयमेंट देते हैं, वो एग्रीकल्चर फील्ड में है। ठीक है, आप जानते हो अधिकतर लोग किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हमारे सिटीजन है एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, उसको प्रमोट करना। क्या करना? प्रमोट करना। अभी आप जानते हो नई सरकार बनी है, मोदी साहब 3.2, ठीक है, जिसमें नए एग्रीकल्चर मिनिस्टर बने हैं फॉर्मर CM ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान नए जो यूनियन मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो बने हैं। और हर मिनिस्ट्री ने इस बार क्या हुआ है, 100 डेज का प्लान निकाला है। 100 डेज का प्लान निकाला है दोस्तों, 100 डेज का प्लान निकाला है। अब इस 100 डेज प्लान में क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आप याद रखना
कि जो 100 डेज में कई सारे मैंने आपको बताए थे, जैसे 96 ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की फाउंडेशन ईयर बताई थी, जिसमें कई सारे नई वैरायटी के सीड्स जो कि क्लाइमेट रिसाइलेंस होंगे, और मैंने बताया था कि कई सारी वैरायटी के सीड्स भी लॉन्च होने वाले हैं जो कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे एग्रीकल्चर की। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये भी डिसीजन लिया है कि अगर कोई भी स्टेट अगर इंडिया के अंदर जो स्टेट है, अगर वो क्या करती है, वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग, ये अगर फॉलो करती है, मीके जी अडॉप्ट करती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देगी। क्या देगी? इंसेंटिव देगी। ये किसका प्लान था? ये दिया था 15th फाइनेंस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में बोला था कि अगर कोई भी स्टेट ये 3 चीज को फॉलो करती है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और लैंड लीजिंग। अब देखो धीरे धीरे समझते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या होता है, कि रिफॉर्म करना, जो कि एग्रीकल्चर इसमें सीड्स देना, नई रिफॉर्म करना, वी कैन से मैकेनाइजेशन करना, नई मशीन लाना, टूल्स लाना, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। समझ में आ गया? दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि जो किसान और प्राइवेट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि आप इतनी खेती करिए, हम आपको पैसा देंगे, सीड्स देंगे, आप तो बस इसकी देखभाल करिए और देन आफ्टर इसको हमें दे दीजिए, जो उगता है जो भी आपका, हम आपको अच्छी प्राइस देंगे। तो दिस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्राइवेट एंड फार्मर, दैट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा है लैंड लीजिंग। जैसे आप जानते हो, जो गांव के बिलोंग करते होंगे मेरे स्टूडेंट, वो जानते होंगे कि आपके अगर गांव में खेती है तो आप बटिया से दे देते होंगे। मीन्स बटिया क्या होता है कि लीज दे देते होंगे कि आप लीज पर ले लीजिए, या फिर बटिया दे देते होंगे कि हाँ आधी कॉस्ट सीड्स की हम देंगे, आधी कॉस्ट सीड्स की आप दोगे, और देखभाल आप करोगे, हम कुछ नहीं करेंगे, और जब फसल हो जाएगी तो उसकी आधा पैसा हमको मिलेगा, आधा आपको मिलेगा। समझ में आया मेरी बात को? ये सारा डीलिंग होती है, दैट इज कॉल्ड लैंड लीजिंग। या फिर आपने लैंड लीज कर दी, 20 साल के लिए दे दी किसी और को, ठीक है आप साल का इतना दीजिए मुझे, लैंड लीज पर दे दी, दैट इज कॉल्ड लैंड लीजिंग। अगर कोई भी स्टेट इन तीनों पॉलिसियों को फॉलो करती है तो उसे इंसेंटिव दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अब देखो क्या हुआ है, नीति आयोग ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है इंडियाज अमृतकाल देन आफ्टर वी कैन से मोबिलाइजिंग नेशन टू सस्टेन फास्ट ग्रोथ। ये रिपोर्ट का टाइटल याद रखना, ये रिपोर्ट है नीति आयोग ने निकाली है और इसको सबमिट किया है, प्रेजेंटेशन दिया है पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर को, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के लिए, कि स्टेट को प्रमोट करा जाए कि वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म करे, लैंड लीजिंग करे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्या बढ़े दोस्तों? किसानों की प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट हो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अब याद रखना 3 कानून के नाम बता देता हूं जिसने बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, नीति आयोग ने, कि स्टेट को ये अडॉप्ट करना चाहिए, उसको इंसेंटिव मिलेगा। कौन कौन से कानून है? मैं तीनों कानून लिख देता हूं यहां पर। मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट। पहला कानून ही है। दूसरा कानून सर
मॉडल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज प्रमोशन एंड फेलिसिटेशन एक्ट। क्लियर? ये दूसरा कानून है। अब हम समझेंगे तीसरा कानून। क्या समझेंगे? तीसरा कानून लिख लिया। अब तीसरा कानून लिख देता हूं मैं आपको। तीसरा कानून है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट। ये तीन कानून को अगर स्टेट अपनी स्टेट में लागू करती है तो उसे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नीति आयोग एंड फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन। तो देखो, आपको मालूम है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर फील्ड पर डिपेंड है। अगर हम चाहते हैं कि एग्रीकल्चर जो फार्मर की इनकम है वो डबल हो जाए, एज अ रियल इनकम डबल हो जाए, तो हमें ये एक्ट लाने पड़ेंगे। हमें तीन चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा: कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लैंड लीजिंग एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म दैट डिसीजन टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द इंसेंटिव टू स्टेट दैट फॉलो दिस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन एंड नीति आयोग। नीति आयोग की रिपोर्ट का नाम याद रखना, टाइटल का नाम याद रखना। ये टाइटल जो मैंने आपको बताया इसको मेंशन करके आना। मैं आपको एक और बार रिपीट कर देता हूं। उसका टाइटल का नाम है इंडियाज अमृत काल मोबिलाइजिंग नेशन टू सस्टेन फास्ट ग्रोथ। और तीनों एक्ट के बारे में याद रखना, उनके नाम याद करके आना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मैंने आपको बता दिया, लैंड लीजिंग क्या होता है मैंने बता दिया, एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या होता है ये भी समझा दिया। समझ में आ गया? चलते अपन नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज हमारी भील कम्युनिटी। अब भील कम्युनिटी क्या है? तो आप जानते हो जो भील है वो एक ट्राइबल है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। किसमें आते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया के 4 डिस्ट्रिक्ट और 4 स्टेट में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में, दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाती है गुजरात में, तीसरी राजस्थान में, और 4th नंबर पे आता है महाराष्ट्र। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में, एमपी के अंदर 60 लाख पॉपुलेशन है। किसकी? भील कम्युनिटी की। इसके बाद है हमारे वीकेंड से गुजरात, देन आफ्टर राजस्थान, देन आफ्टर महाराष्ट्र। क्लियर दोस्तों? ये 4 स्टेट में भील कम्युनिटी पाई जाती है। अब ये न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो भील कम्युनिटी है वो इंडिया से सेपरेट स्टेट का दर्जा मांग रही है। सेपरेट स्टेट का दर्जा मांग रही है कि हमें एक सेपरेट स्टेट घोषित कर दीजिए जो कि हमारी भील कम्युनिटी को प्रमोट करेगा, उसके कल्चर को, उसकी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए हमको एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया जाए। अब सेपरेट स्टेट ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट मांग रहे हैं? तो देखो, ये मांग रहे हैं 29 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 4 स्टेट। 4 स्टेट के 29 डिस्ट्रिक्ट की डिमांड कर रहे हैं भील कम्युनिटी कि हमको अलग से एक स्टेट बना दीजिए जिससे हमारी कल्चर और लैंग्वेज का प्रमोशन हो सके और वीकेंड से प्रोटेक्शन हो सके। मैंने आपको बताया चारों स्टेट के बारे में, कौन कौन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और अगर देखा जाए तो इंडिया में जो भील कम्युनिटी है
उसकी पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़। 1.7 करोड़ पॉपुलेशन है किसकी? भील लोगों की। समझ में आ रहा है मेरी बात को? 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ ही मान लीजिए, क्योंकि कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, अब तो पॉपुलेशन बढ़ गई होगी। तो 2 करोड़ पॉपुलेशन भील कम्युनिटी की है। अब ये 2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए अलग से स्टेट मांग रही है, स्टेट का दर्जा, और ये कह रही है कि 4 स्टेट में से 29 डिस्ट्रिक्ट काट कर एक पर्टिकुलर स्टेट बना दिया जाए, जिससे हमारी कल्चर और लैंग्वेज का प्रमोशन हो सके। तो ये पॉसिबल है, देखते आगे चल के क्या होता है। और इन्हें एक और एग्जांपल दिया है कि 1930 में हमारे एक भील कम्युनिटी के थे जिन्होंने डिमांड करी थी ब्रिटिश सरकार से सेपरेट स्टेट के लिए। इन्हें एक और एग्जांपल दिया कि आप देखिए आंध्र प्रदेश जो कि स्टेट बनी थी सबसे पहली, और लिंग्विस्टिक बेसिस, वो भी तो एक अलग लैंग्वेज के लिए बेसिस पर बनी है। तो हमारी स्टेट को भी एक कम्युनिटी और लैंग्वेज बेसिस पर बना दिया जाए, जिससे हमारे कल्चर और लैंग्वेज का प्रमोशन और प्रोटेक्शन दोनों हो सके। समझ में आ रहा है? तो आप मेंशन करके आ जाओगे, भील कम्युनिटी डिमांडेड दी सेपरेट स्टेट दैट इज 29 डिस्ट्रिक्ट आउट ऑफ 4 स्टेट, जो कि 29 डिस्ट्रिक्ट। और आप पॉपुलेशन भी समझ गए होंगे भील कम्युनिटी कितनी पॉपुलेशन है, 1.7 करोड़। और सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश, देन आफ्टर गुजरात, देन आफ्टर राजस्थान, देन आफ्टर महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट में भील कम्युनिटी पाई जाती है। इसी के साथ 22 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 23 जुलाई को नए करंट अफेयर के साथ। देखो दोस्तों, आज मेरा लेक्चर आने वाला है, सेपरेट लेक्चर आएगा बांग्लादेश के ऊपर, जो प्रोटेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में उसके ऊपर, ठीक है, और इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें। और दूसरा मैं बनाने का सोच रहा हूँ निपा वायरस के बारे में, क्योंकि अभी न्यूज़ में चल रहा है केरला में कई सारे निपा वायरस के केसेस आ चुके हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि निपा वायरस के ऊपर भी एक लेक्चर बना दिया जाए, और एक बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट चल रहा है स्टूडेंटों का प्रोटेस्ट फॉर दी रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे हैं, उस पर भी एक पर्टिकुलर लेक्चर बना दूँ। कोशिश करूँगा कि आज ही डल जाए लेक्चर, ठीक है। मिलते हैं हम कल 23 जुलाई को नए करंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।